नमस्कार। माइक्रो टीचिंग हमारी चल रही थी, तो माइक्रो टीचिंग के इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। आज मैं माइक्रो टीचिंग का पहला जो स्किल है, फर्स्ट स्किल है प्रस्तावना कौशल, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि प्रस्तावना कौशल का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस तरह से किया जाता है ना। और यदि हमें प्रस्तावना कौशल से रिलेटेड पाठ्य योजना बनानी है तो हम किस तरह से बनाएंगे। प्रस्तावना कौशल के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे तैयार करते हैं, उनका क्या तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि प्रस्तावना कौशल का प्रयोग क्यों किया जाता है। प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है कि जो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, ठीक है, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए। जैसे जब कोई क्लास में टीचर आता है, ठीक है, टीचर जब क्लास में आता है तो उसको जो भी टॉपिक पढ़ाना होता है वो पहले से सोच के आता है। आई समझ में कि जो भी टॉपिक क्लास में टीचर को पढ़ाना होता है कि भाई आज मुझे क्या पढ़ाना है, आज मुझे सांप्रदायिकता पढ़ानी है ना, आज मुझे सांप्रदायिकता पढ़ानी है। सांप्रदायिकता यदि उसे पढ़ानी तो सबसे पहले उसको ये जानना होगा कि बच्चों को सांप्रदायिकता के बारे में कितनी नॉलेज है, ठीक है। तो सांप्रदायिकता से रिलेटेड इजी से क्वेश्चंस वो बच्चों से पूछेगा। इस तरह से पूछेंगे कि जो है क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो उसका जो आंसर है तो आंसर से लिंक करता हुआ जो क्वेश्चन होगा, है ना, चैन सिस्टम जो होता है ना, उस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे सांप्रदायिकता पढ़ाना है तो उससे रिलेटेड बच्चों से पूछ लिया कि अच्छा बच्चों बताओ आप कौन से देश में रहते हो। बच्चे बोलेंगे हम मैम हम कहाँ रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। अच्छा बताइए जरा कि भारत के अंदर कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं। तो बच्चे बड़ी खुशी से बताएंगे मैम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। अगर इस तरह की जो प्रस्तावना कौशल जो होता है तो ये प्रस्तावना क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस क्लास स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, क्लास को ध्यान में रखते हुए पूछना चाहिए ना कि क्लास का स्टैंडर्ड कौन सा है। यदि छोटी क्लास है तो इजी क्वेश्चंस बच्चों से पूछने चाहिए, है ना। जैसे पूछ लिया कि आप कौन से देश में रहते हो, भारत में। अच्छा बताओ भारत में कौन कौन से धर्मों के लोग निवास करते हैं। बोला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। बच्चों ने बता दिया मैम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अच्छा बच्चों बताओ कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना, इन धर्मों के बीच में जो आपसी झगड़े होते हैं, ठीक है, इनके बीच में जो आपसे झगड़े होते हैं उनको किसके नाम से जाना जाता है। तो बच्चे बोलेंगे मैम इनको धार्मिक झगड़ों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन से झगड़ों के नाम से, धार्मिक झगड़ों के नाम से। और इनको किसके नाम से भी जाना जाता है, सांप्रदायिक झगड़ों के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा तो ये बताओ आप सांप्रदायिकता के बारे में और क्या जानते हैं। बच्चों सांप्रदायिकता के बारे में और क्या जानते हैं। इस तरह से प्रस्तावना क्वेश्चन जो होते हैं 4, 5 या 6, लास्ट से लास्ट 5 या 6 जो है क्वेश्चन, जो छठा क्वेश्चन होता है वो समस्यात्मक होता है। समस्यात्मक क्वेश्चन जो मेन आपका जो प्रकरण होगा ना वो होता है समस्या, मतलब वहां पर आकर के बच्चा क्या है, बच्चा आंसर नहीं दे पाता है। और जहां बच्चा आंसर नहीं दे पाता है समझ लो आपको वहीं से जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। तो इससे क्या पता लग जाता है, इससे आपको पता लग जाता है कि बच्चों को पहले से कितनी नॉलेज है, पहले से बच्चे को कितना ज्ञान है ना। जो भी आपको पढ़ाना होता है उसकी नॉलेज बच्चों को पहले से कितना है, कितना बच्चे जानते हैं, और उनको उनकी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करो, ठीक है। तो प्रस्तावना कौशल सबसे मेन चीज ये है कि प्रस्तावना कौशल का मेन उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान, है ना, पूर्व ज्ञान को जान करके और बच्चों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, प्रस्तावना कौशल। इसके लिए क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है, टीचर्स के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रकरण से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो देखो उसका फॉर्मेट क्या होता है प्रस्तावना कौशल का। सबसे पहले आता है छात्राध्यापक हो तो छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका हो तो छात्राध्यापिका, ठीक है। तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, जो भी नाम होगा, ठीक है। माइक्रो टीचिंग की जो डायरी होती है उसमें ये सारा जो है पहले से ही फिल होता है, कॉमन जो कॉलम है इसमें आपको ये सब चीज़ें फिल करनी होती है ना। फॉर्मेट दिया हुआ होता है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होती है।
जैसे कि छात्राध्यापिका का नाम यहाँ पर लिख दिया, क्लास लिख दी, सपोज क्लास कौन सी है, 5th क्लास कौन सी है, 5th क्लास ले ली हमने। सब्जेक्ट ले लिया सामाजिक अध्ययन, ठीक है। प्रकरण हम कब लिखते हैं, प्रकरण जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना, टीचिंग के दौरान। जैसे अभी हम प्रकरण नहीं लिखेंगे, प्रकरण हम कब लिखेंगे, जब बच्चों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और क्वेश्चंस पूछने के बाद में लास्ट में जब समस्यात्मक जब क्वेश्चन आता है, तब जो उद्देश्य कथन जब हम लिखते हैं, उद्देश्य कथन जब हम लिखते हैं, तब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण हम लास्ट में लिखते हैं, प्रकरण हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। डेट हमने यहाँ पर डाल दी, ठीक है। समय हमने यहाँ पर डाल दिया, समय कितना है, 6 से 7 मिनट, 6 से 7 मिनट, या 5 से 10 मिनट भी हम कर सकते हैं। कालांश आप कोई सा भी जो भी पीरियड हो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रकरण नहीं लिखेंगे, आगे समझ में। ठीक है, प्रकरण यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब देखो इसका यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्रम संख्या। जो प्रश्न जो होते हैं ना, जो भी प्रश्न आप पूछते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, जितने क्वेश्चंस आप पूछोगे, है ना, वो क्रम वाइज पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन या क्रिया या व्यवहार, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर छात्र अनुक्रिया या विद्यार्थी अनुक्रिया या छात्र व्यवहार या विद्यार्थी व्यवहार, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, यानी कि छात्राध्यापिका क्रिया क्या होती है, जो कि टीचर बच्चों से, छात्राध्यापक जो है वो बच्चों से प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न यहाँ पर आएंगे। छात्र अनुक्रिया में जब प्रश्नों के जवाब में बच्चा क्या अनुक्रिया करता है, प्रश्नों के जवाब बच्चा देता है, तो वो आंसर्स यहाँ पर लिखे जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट हमारा है सामाजिक अध्ययन और प्रकरण हमारा क्या है, सांप्रदायिकता। लेकिन बच्चों को नहीं पता है कि क्या पढ़ाने वाली है मैम, आप लोगों को नहीं पता है कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अच्छा बच्चों बताओ हम कौन से देश में रहते हैं, ठीक है। हमारे देश का क्या नाम है, प्रश्न पूछा हमने, हमारे देश का क्या नाम है, हमारे देश का क्या नाम, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, बच्चों ने आंसर दिया क्या, भारत। क्या आंसर दिया बच्चों ने, भारत। ये क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर बच्चों ने क्या दिया, भारत। अब जो ये आंसर है उसी से क्वेश्चन बनाना है। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जैसे भारत को हम उठा करके यहाँ ले आए, ठीक है, कि भारत में कितने धर्मों के लोग निवास करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि भारत में, भारत आंसर से हमने क्वेश्चन बनाया कि भारत में कितने धर्मों के लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखा कि भारत में कितने धर्मों, बच्चों ने क्या बताया, बच्चों ने क्या बताया, 4। कितने धर्मों के लोग, 4 धर्मों के लोग, ठीक है। आंसर हो गया 4। अब आंसर से फिर से हम क्वेश्चन बनाते हैं कि उन 4 धर्मों के नाम उन 4 धर्मों के नाम बताइए, ठीक है। तो उन 4 धर्मों के नाम बच्चों ने बताया क्या, हिंदू,
मुस्लिम, सिख और ईसाई। बच्चों ने बता दिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, ये आंसर हुआ। इस आंसर से फिर से हम क्वेश्चन बनाते हैं, चौथा क्वेश्चन, कि इन धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लिखने की जरूरत नहीं है, इन धर्मों के बीच आपसी झगड़ों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा, आंसर है, आंसर से क्वेश्चन बन गया कि इन धर्मों के बीच आपसी झगड़ों को किस नाम से जाना जाता है। बच्चों ने आंसर दिया सांप्रदायिक झगड़े, सांप्रदायिक झगड़े। ठीक है, बच्चों ने आंसर दे दिया सांप्रदायिक झगड़े, है ना। पांचवा क्वेश्चन बनता है सांप्रदायिक झगड़े, है ना। अब पांचवा क्वेश्चन बन गया कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। इसी से बन गया ना क्वेश्चन, सांप्रदायिकता से सांप्रदायिकता के बारे में आप और क्या जानते हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता के बारे में देखो इतना तो बच्चों ने बता दिया ना, ऐसे नहीं। जब ये कई बार देखा है कि इस तरह से बच्चे लिखते हैं कि सांप्रदायिकता के बारे में आप क्या जानते हैं, भाई बच्चों ने इतना तो बता दिया, यानी कि और क्या जानते हैं, सांप्रदायिकता के बारे में आपको और क्या जानते हैं, तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो प्रश्न होता है वो क्या हो जाता है, समस्यात्मक प्रश्न। क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या है, इस प्रश्न का बच्चे यदि जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये प्रश्न क्या कहलाएगा, समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, तो जहां पर समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है तो सांप्रदायिकता के बारे में आप और क्या जानते हैं, ये बच्चे नहीं जानते, है ना। तो ये क्या हो गया, समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा, सांप्रदायिकता। ये हमारा क्या हो गया। और जो प्रकरण होता है ना, हमेशा उसके नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए, ध्यान रखना। प्रकरण के नीचे हमेशा क्या होनी चाहिए, अंडरलाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो सांप्रदायिकता के बारे में आप और क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। ये क्या हो गया, समस्यात्मक प्रश्न। अब इसके नीचे क्या आता है, लास्ट में उद्देश्य कथन। क्या आता है, उद्देश्य कथन। और उद्देश्य कथन में क्या आ जाता है कि छात्रों आज हम सांप्रदायिकता के बारे में प्रकरण, सांप्रदायिकता यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया, प्रकरण पर विस्तार से का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, उद्देश्य कथन। ये हो गया आपका प्रस्तावना कौशल है, उसका पूरा फॉर्मेट तैयार। ठीक है, यहाँ पर छात्राध्यापक का नाम आ जाएगा, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, समय और कालांश। टाइम लगता है 6 से 7 मिनट या कहीं 5 से 10 मिनट तक का भी समय होता है ना। इसमें ये प्रश्नों के क्रम है, प्रश्न
संख्या, है ना, प्रश्न सेकेंड, प्रश्न थर्ड, प्रश्न फोर्थ और प्रश्न फिफ्थ। 4 या 5, लास्ट में 5 या 6, इससे ज्यादा 5 या 6 से ज्यादा प्रश्न नहीं होने। या तो 5वां क्वेश्चन समस्यात्मक होना चाहिए, 6ठा क्वेश्चन समस्यात्मक होना चाहिए, क्योंकि हमको जो है टाइम देखना है कि हमको जो टाइम है हमारा 5 से 10 मिनट के बीच में है, तो 5 से 10 मिनट ही लगना चाहिए, 5 से 10 मिनट ही लगना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। प्रस्तावना कौशल किस तरह से तैयार किया जाता है, किस तरह से प्रस्तावना कौशल बनाया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है प्रस्तावना कौशल का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, उद्देश्य कथन की छात्रों आज हम सांप्रदायिकता प्रकरण, जो ध्यान रखना, जो प्रकरण जो होता है ना उस पर हमेशा अंडरलाइन का ध्यान रखना कि अंडरलाइन करके रखना, प्रकरण पर हमेशा अंडरलाइन करके रखना। तो यहाँ पर तो हम प्रश्न पूछ करके, यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ के जो है बच्चों के ज्ञान का पता लगा, पूर्व ज्ञान का पता लगा रहा है कि बच्चों को उसके बारे में कितनी नॉलेज है ना। तो विषय वस्तु इसमें क्या हो जाएगी, प्रश्न पूछकर। कई बार ये भी होता है कि हम कोई भी चार्ट दिखाकर या कोई मॉडल दिखाकर या कोई वस्तु को दिखा करके, है ना, और फिर बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, विषय वस्तु क्या हो जाती है, कोई भी चार्ट पेपर मॉडल जो भी आप दिखा करके और बच्चों के पूर्व ज्ञान का जो आप पता लगाओगे जिस भी माध्यम से, तो उसको आप विषय वस्तु के रूप में लिखोगे। ठीक है, तो ये क्या है प्रस्तावना कौशल, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि प्रस्तावना कौशल जो होते हैं उसके उद्देश्य क्या होते हैं और मूल्यांकन के घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना कौशल के उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य हम देखते हैं कि छात्रों को प्रस्तुत पाठ के लिए तैयार करना। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, छात्रों को प्रस्तुत पाठ के लिए तैयार करना, यानी कि जो भी शिक्षक प्रकरण पढ़ाने जा रहा है, जो भी शिक्षक पाठ को पढ़ाने जा रहा है ना, शिक्षण करवाने जा रहा है, ठीक है, उससे संबंधित बच्चों को कितना ज्ञान है, तो उससे रिलेटेड पहले यदि बच्चों से क्वेश्चन यदि टीचर पूछता है तो वो क्या करता है, वो छात्रों को जो भी प्रकरण पढ़ाने वाला होता है, जो भी टॉपिक पढ़ाने वाला होता है उसके लिए तैयार करता है। ठीक है, तो पहला इसका उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थियों को जो भी प्रकरण टीचर पढ़ाने वाला है, अध्यापक पढ़ाने वाला है, उसके लिए तैयार करना। दूसरा इसका जो है वो उद्देश्य क्या होता है, पूर्व कालांश की प्रतिछवि को छात्रों के मन पटल से हटाना। मतलब पता है इसका कुछ शुद्ध हिंदी हो गई कि पहले जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि हिंदी की क्लास है, ठीक है, हिंदी की क्लास के बाद में मैथ की क्लास आती है, तो लगातार क्योंकि कंटिन्यू लेक्चर्स होते हैं, जब कंटिन्यू लेक्चर्स होते हैं तो उससे पहले यदि मैथ वाले टीचर आएंगे तो हिंदी की क्लास उससे पहले लगी होगी, तो उस जो बच्चे के दिमाग के अंदर जो है वो हिंदी की क्लास, जो हिंदी का जो लेक्चर है वो ही घूमता रहता है। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए ये क्या एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है ना, बच्चों का, जिससे बच्चे क्या है, बच्चे इंटरेस्ट ले। और जो पहले जो क्लास थी, इससे पहले जो लेक्चर लगा था, वो लेक्चर जो बच्चे के दिमाग से उसकी जो छवि है वो निकल जाए, है ना। तो पूर्व कालांश यानी कि पहले के जो क्लास है उसकी प्रतिछवि को छात्रों के मन से हटाना। ठीक है, ये इसका क्या होता है, दूसरा उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य क्या होता है, पूर्व ज्ञान का संबंध नए ज्ञान से जोड़ना। यदि जो भी टॉपिक पढ़ाना होता है उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चंस टीचर के द्वारा बच्चों से किए जाते हैं, है ना, और वो इसलिए क्वेश्चंस किए जाते हैं क्योंकि टीचर को वो टॉपिक पढ़ाना होता है कि बच्चों को कितनी नॉलेज है, बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितना ज्ञान है, और उसी को आधार मान करके जिस चीज का ज्ञान बच्चों को नहीं है, बच्चे जो नहीं जानते हैं, उससे बच्चों को अवगत कराना, है ना, वो ज्ञान बच्चों को प्रदान करना जो कि बच्चे नहीं जानते। ठीक है, तो पुराने ज्ञान के साथ में नए ज्ञान को जोड़ना। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान का संबंध नए ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, इसका क्या हो गया, तीसरा उद्देश्य हो गया। चौथा उद्देश्य क्या हो गया कि छात्रों को प्रस्तुत पाठ के लिए प्रेरणा प्रदान करना।
अगर इस तरह से क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं तो बच्चे क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग सा हो जाता है बच्चों के लिए। और ये क्या करता है, बच्चों को क्या करता है, मोटिवेट करता है ना, पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या घूमता है, फिर बच्चे जो होता है वो जिज्ञासु होता है ना, और बच्चा फिर जो भी टॉपिक उनको पढ़ाना होता है, जैसे कि जहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है तो बच्चे को उसका जो हल है, उस प्रश्न का आंसर है, वो बच्चा जानने के लिए क्या होता है, जिज्ञासु होता है। ठीक है, तो छात्रों को प्रस्तुत पाठ के लिए प्रेरणा प्रदान करना। तो ये क्या हो गए थे इसके उद्देश्य, क्या हो गए इसके उद्देश्य, प्रस्तावना कौशल के उद्देश्य कौन कौन से हैं, छात्रों को प्रस्तुत पाठ के लिए तैयार करना। दूसरा उद्देश्य क्या है, पूर्व कालांश की प्रतिछवि को छात्रों के मन पटल से हटाना। तीसरा उद्देश्य क्या हो गया, पूर्व ज्ञान का संबंध नए ज्ञान से जोड़ना। चौथा उद्देश्य क्या हो गया, छात्रों को प्रस्तुत पाठ के लिए प्रेरणा प्रदान करना। अब कुछ ऐसे घटक हैं जो कि मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यदि प्रस्तावना कौशल का यदि मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन के जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हालांकि जो माइक्रो टीचिंग की जो डायरी होती है उसमें सारे घटक, आजकल जो डायरियाँ आ रही हैं उनमें सारे घटक ऑलरेडी दिए हुए होते हैं, ऊपर जितनी भी फॉर्मेलिटीज करनी होती है वो सारी हुई होती है, सिर्फ आपको क्या करना होता है, उनको फिल करना होता है। ठीक है, घटक कौन कौन से, पूर्व ज्ञान का उपयोग। ये देखा जाता है कि जो शिक्षक ने, जो छात्राध्यापक ने बच्चों के पूर्व ज्ञान का जो कितना उपयोग अपने प्रकरण में बच्चे जो जितना जानते थे उसका कितना उपयोग इसमें किया है। ठीक है, दूसरा घटक क्या हो गया कि छात्रों द्वारा प्रदत्त उत्तरों का उपयोग। तो जो भी क्वेश्चन टीचर के द्वारा पूछे गए हैं प्रस्तावना प्रश्न, उनका उत्तर जो बच्चों ने दिया है उनका प्रयोग जो है छात्राध्यापक ने अपने शिक्षण कार्य में कैसे किया, प्रकरण को जब उन्होंने अपना प्रकरण पढ़ाया बच्चों के सामने, है ना, प्रकरण को पूरा किया तो उन उत्तरों का प्रयोग कैसे किया, है ना, उपयोग किया कि नहीं किया, क्रमबद्धता का ध्यान रखा कि नहीं रखा। क्रमबद्धता भाई जो आंसर से क्वेश्चन, फिर आंसर से क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पहले ही पूछ लिया कि अच्छा आप कौन से देश में रहते हो, फिर पूछ लिया अच्छा बताओ सांप्रदायिक झगड़े क्या किसे कहते हैं। तो ऐसे यदि पूछोगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें मेन चीज ये है कि क्रमबद्धता का प्रस्तावना क्वेश्चन के समय प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय जो है क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। सहायक सामग्री की सार्थकता, जो सहायक सामग्री इस कौशल के लिए जो सहायक सामग्री होनी चाहिए, क्या वो सहायक सामग्री आप यूज में ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि उसके अलावा कुछ और यूज में ले रहे हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्रकरण से रिलेटेड सहायक सामग्री का आप प्रयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें जो है मूल्यांकन के घटक है, जो कि मूल्यांकन जब ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं ना, तो इन सारे घटकों को देख करके ध्यान में रखते हुए ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज जो आज का जो कौशल है सूक्ष्म शिक्षण का प्रस्तावना कौशल, वो आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप उनको क्लियर कर सकते हो मैसेज करके, और मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे, टेक